मासा ऑनलाइन के मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और हम रीजनिंग में डाइस चैप्टर यानी कि पासे चैप्टर की बात शुरू कर चुके थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने बेसिक एक आइडिया आपको दिया कि ये पासा होता क्या है, पासे को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा तरीका क्या रहता है, पासे कितने प्रकार के होते हैं। और जिसने वो वीडियो देखा है वो एक बात और जान चुका होगा कि जब हम उस चैप्टर को पढ़ने जाते हैं तो अलग अलग केसेस होते हैं, जिसमें से एक केस हम पढ़ चुके हैं। वो केस जो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो पासे होंगे, दो डाइस होंगे और उन दोनों पासों में कोई एक अंक कॉमन होता है। आज का ये जो वीडियो रहने वाला है उसके आगे का रहने वाला है, इसलिए जो हमारे साथीगण जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो। हालांकि ये जो केस होता है ये पहले वाले से ही, देखिए क्या होता है, वैसे तो पहले वाले से ही केस अलग है, लेकिन दुश्मन फलक जब मैं ये बातें करूंगा तो शायद हो सकता है आपको वो चीज़ अजीब लगे, इसलिए एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अब आज का ये जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे व्हेन टू नंबर्स आर कॉमन। दोस्तों जिनको पता है उनको ये बात ऑलरेडी समझ में आ जाएगी कि हम केस नंबर 2 लेकर चल रहे थे। केस नंबर 2 का मतलब था कि आपके पास दो डाइस दिए जाएंगे और इसमें मैंने केस 2.1 सॉल्व कराया था पिछली क्लास में, जिसमें मैंने बताया था कि इन दोनों पासों में कोई एक नंबर कॉमन होगा, कोई भी एक। लेकिन आज का ये जो केस है ये है 2.2, जिसमें आपके पास कितने नंबर्स कॉमन होने वाले हैं, 2 नंबर्स कॉमन रहने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास दो अंक कॉमन निकल कर आएंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने आपको ये डाइस दिए, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया नंबर 1 एंड नंबर 2, यहाँ लिखा है 2 3 5, यहाँ लिखा है 2 3 4। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ भी 2 3 लिखा हुआ है और यहाँ भी 2 3 लिखा हुआ है। अब इस केस में आपने करना क्या है, सिंपल सा एक तरीका रहने वाला है और वो क्या है सुनिए। आपने बस इतनी सी बात समझनी है, पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ और साथ ही साथ मैं करते कैसे वो भी समझा देता हूँ। जब आप 2 3 को देखते हैं जो कि यहाँ कॉमन है, यदि मैं आपको बोलता हूँ कि आप 2 से 3 जाइए पासे नंबर 1 में, और सेम काम करते हैं आप कहाँ, पासे नंबर सेकंड में। जब आप 2 से 3 जाते हैं पासे नंबर 1 में तो आपको चलना होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। लेकिन यही काम यदि आप केस नंबर 2 में करते हैं तो इसे आप करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तरीके से, वामावर्त बोलते हैं। अब मुद्दा ये नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, मुद्दा ये है कि सर नंबर सेम है। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी ना कि जो पासा होता है वो बदलता नहीं है। मान लीजिए पासा है तो हम पासे को केवल बार बार फेंकते हैं, मतलब एक बार फेंका फिर दूसरी बार फेंका, लेकिन इसको मैंने बदला नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर इसमें छपे हुए हैं वो तो नहीं बदलने वाले, बस उनकी पोजीशन बदल सकती है कि भैया तुमने फेंका तो मुझे कुछ दिखा, फिर किसी और ने फेंका तो कुछ अलग दिखा, पर जो नंबर जहाँ लिखा है वही लिखा रहेगा। तो हुआ यूँ, जब मैंने दोनों अलग अलग पोजीशंस को देखा तो यहाँ 2 से 3 जाने के लिए मुझे क्लॉकवाइज बोला जा रहा है, यहाँ 2 से 3 जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनकी पोजीशन जो है वो उल्टी रखी गई है। जब आप ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो आपको फट से एक बात क्लिक हो जानी चाहिए कि 2 और 3 क्लॉकवाइज, 2 और 3 एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये पासा इस पासे के उल्टे रख दिया गया है। तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा नंबर बचता है, जो भी तीसरा नंबर बचता है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के लिए दुश्मन बन जाता है, ऑपोजिट बन जाता है। ये दुश्मन शब्द क्या है, विपरीत शब्द क्या है, ऑपोजिट शब्द क्या है, एनिमी, दुश्मन, ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया, एक बार वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिए। यहां हमें पता चल जाता है कि भैया 5 और 4 क्यों एक दूसरे के अपोजिट दुश्मन कहला रहे हैं। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब केस नंबर 2.1 यानी कि पिछले वीडियो का केस और ये वाला जो केस है ये अलग कैसे है, ध्यान से समझिएगा। जब मैं आपसे इस पासे में पूछता हूं कि 5 का दुश्मन क्या है तो आपने आंसर देखकर या समझकर बता दिया कि 4 है, लेकिन वहीं जब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब 2 का विपरीत या 2 का दुश्मन कौन होगा, तो अब आप आसानी से नहीं बता पाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, केस नंबर 2.2 केस नंबर 2.1 से थोड़ा सा अलग होता है। जहां 2.1 हमें सारी बातों की जानकारी बहुत ही तरीके से साफ साफ दे देता है, वहीं केस नंबर 2.2 हमें थोड़ी जानकारी देता है, मतलब आधी देता है आधी नहीं देता है। जैसे जब मैंने आपसे पूछा कि पता कीजिए दुश्मन, तो आपने 5 और 4 के बीच की जानकारी मुझे दे दी कि भैया ये दुश्मन है, विपरीत है। लेकिन जैसे मैं आपसे पूछता हूं 2 का दुश्मन कौन है, तो अब क्या होगा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और कंफ्यूजन होता ही इसी वजह से क्योंकि हमें जानकारी पूरी नहीं मिलती। जब आपसे कोई पूछता है कि 2 का दुश्मन कौन है तो आप क्या बोलेंगे कि सर 2 के साथ पहले से कौन बैठा है, सर 2 के साथ पहले से कौन बैठा है, सर 3, यानी कि ये लोग तो साथ में बैठे हैं। जो लोग साथ में बैठे होते हैं पहले से वो तो दुश्मन नहीं होते, याद रखिएगा।
जो दुश्मन होता है वो कभी साथ में नहीं बैठता है, और जो साथ में बैठा है इसका मतलब वो दुश्मन नहीं है। यानी कि 2 और 3 सर दुश्मन तो है नहीं, इसका मतलब 2 का जो अपोजिट है वो 3 नहीं बन सकता। और दूसरा तरीका पहचानने का ये भी होता है कि जो लोग साथ में बैठे हैं वो कभी दुश्मन नहीं बनते। इसका मतलब 2 का दुश्मन 3 नहीं बन सकता, 2 का दुश्मन सर 5 नहीं बन सकता, सर 2 का दुश्मन 4 भी नहीं बन सकता। तो बचा क्या, 2 के पास 2 लोग बच रहे हैं, एक नंबर 1 और एक नंबर 6। अब इन दोनों में कौन सा उसका सही तरीके से दुश्मन बनेगा या कौन सा उसका अपोजिट बनेगा ये हम पता नहीं लगा पाते। इसी वजह से इस केस में 2.2 में हमें केवल आधी जानकारी मिलती है, आधी जानकारी नहीं मिलती। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि भैया 2 का दुश्मन कौन बन सकता है, तो आपका आंसर होगा या तो 1 या 6। सेम 3 के साथ होगा। अब 3 के साथ भी देखिए, 3 के साथ कौन बैठा है, 2 बैठा है, 3 के साथ 5 बैठा है, 3 के साथ सर 4 बैठा है ना, यानी कि 2 चला गया, 5 चला गया और 4 बचा। 2 नहीं हो सकता उसका दुश्मन, 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग तो पहले से साथ में। तो बचा कौन, इसके लिए भी 1 बचा और 6 बचा। सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा कि यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया 2 के लिए अपोजिट क्या हो सकता है, तो आपने बोला 1 और 6। 3 के लिए क्या हो सकता है, तब भी आंसर होगा 1 और 6। ठीक है, इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो कि 2 और 3 के लिए जो लोग बच रहे हैं वो बच रहे हैं 1 और 6। अब यदि 2 के लिए तुमने 1 रख दिया तो 3 के लिए 6 हो जाएगा, 2 के लिए तुमने 6 रख दिया तो 3 के लिए 1 हो जाएगा। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना होता है। बट जो जानकारी हमें पुख्ता तौर पर, मजबूत तौर पर साफ साफ मिल रही है वो ये मिल रही है कि 5 और 4 आपस में दुश्मन आ गए, ये गारंटीड है। और वो कैसे पता लगाया, हमने लगाया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेथड से। अब बच्चों मैं आपको ना एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी दोस्त हमारे कंफ्यूज होते हैं हमेशा। और हमेशा जब आप इतनी जानकारी देखते हैं, ये वाली जानकारी, तो ये कंफ्यूज करने वाली जानकारी होती, क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि 2 का दुश्मन 1 बनेगा कि 6 बनेगा, नहीं पता है। लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है ना कि 5 का दुश्मन 4 है। तो हमेशा और हमेशा उस जानकारी को पकड़कर प्रश्न को सॉल्व कीजिए जो आपको पूरी पुख्ता सही 100% जानकारी दे रही है। उस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे जो आपको सही तरीके से जानकारी पहुंचा रही है। जो कंफ्यूज जानकारी आपको कर रही है उसका इस्तेमाल कम से कम करना है, या फिर कोशिश करना है कि ना ही करें। अब समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन अभी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूं कि कैसे हम दुश्मन पता लगाते हैं। जैसे कि आपके सामने ये पासे का ग्रुप दिया है, मान लीजिए मैंने आपको फिर से 2 पासे दिए हैं, ये है पासा नंबर 1, ये है पासा नंबर 2। अब आप मुझे बताइए इनमें एक चीज कॉमन दिख रही है कि 2 चीज? भाई साफ साफ मुझे दिख रहा है ना कि बी और एफ यहां भी है ना, बी एफ, समझ रहे ना, ठीक है, और बी एफ यहां भी है। अब बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूं, बेस्ट फ्रेंड। अब बी एफ तो यहां भी है और यहां भी है, इसका मतलब बस ये चेक कर लो कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। बेटा बी से एफ जब मुझे आना है तो ये क्लॉकवाइज कह रहा है, जबकि यहां मुझे बी से एफ के लिए एंटी क्लॉकवाइज आना है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑटोमेटिकली ए और सी अपोजिट हो गया, ये पता लग गया, ऑटोमेटिकली ए और सी अपोजिट हो गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब भी आपको ऐसे 2 पासे मिले जिसमें 2 अंक कॉमन हो और तीसरा भैया अलग लिखा है, तो ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा कि यार वो दिया ही इस वजह से है क्योंकि वो अपोजिट है। क्या बोल दिया मैंने? ये बोल रहा हूं जब भी आपके पास ऐसे 2 पासे आ जाए जिसमें कोई 2 चीजें कॉमन फंस जाएं, 2 चीजें क्या फंस जाएं? कॉमन, और तीसरा व्यक्ति या तीसरा एलिमेंट अलग अलग हो, तो ऑटोमेटिकली आपको दिया ही इस वजह से है क्योंकि वो कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ए अपोजिट सी जो आएगा ही आएगा। देखिए इसका लॉजिक ये है, मान लीजिए मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, इसको भूल जाओ, इस वाले डाइस को, यहां क्या लिखा है ए बी एफ। अब मान लो मैंने यहां बी और जो एफ है वो क्या कह रहा है, बी से एफ के लिए क्लॉकवाइज। यदि मैं बी यहां लिख देता, एफ यहां लिख देता, तो भी बी का एफ क्लॉकवाइज ही कह रहा है, तो फिर पता है यहां ए को ही आना पड़ता। यदि बी से एफ क्लॉकवाइज यहां है, बी से एफ क्लॉकवाइज यहां है, इसका मतलब ये पासा और ये पासा सेम है, तो यदि यहां ए लिखा है तो दोस्त यहां भी ए आना पड़ेगा। यहां सी इसी वजह से आया है क्योंकि जब मैं बी और एफ को यहां क्लॉकवाइज लेके जा रहा हूं तो यहां एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए यहां ए और यहां सी है। आप बस इतना याद रखेंगे कि यदि हमारे पास 2 पासे हैं और उसमें जो तीसरा नंबर है वो अलग अलग है और 2 चीजें कॉमन है, तो ऑटोमेटिकली आपको बोल देना है ए अपोजिट टू सी, यानी कि जो तीसरा है वो अपोजिट बन जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दिया ही अलग इस वजह से है क्योंकि वो अपोजिट है मेरे भाई, प्रश्न कैसे करोगे नहीं तो। चलो अच्छा, बी और एफ के लिए ऑप्शन क्या बचा, याद रखिएगा, बी और एफ के लिए क्या ऑप्शन बचा सर? बी और एफ के लिए कौन बचा? ए तो हो नहीं सकता क्योंकि साथ में बैठा है, यहां सी बैठा है, यानी कि ए और सी तो चला गया, बी और एफ
ऑटोमेटिकली साथ में बैठे तो बचा कौन सर, एक बचेगा आपके पास कौन, ए हो गया, बी हो गया, सी, सर एक बचा डी और एक बचा ई। समझ पा रहे हो आप? बी और एफ तो पहले से साथ में है तो ये तो दुश्मन बन नहीं पाएंगे। यहाँ ए बैठा है तो वो नहीं आ सकता, यहाँ सी बैठा है तो ये वो नहीं आ सकता, बचा कौन केवल डी और ई। यानी कि ए और सी दुश्मन है पक्का, और बी और एफ के लिए कौन है दुश्मन, डी या ई, जो कि कौन किसका है ये नहीं पता। होंगे ये नहीं में से, लेकिन एग्जैक्टली कौन होगा ये नहीं पता। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये वाला जो केस होता ना, ये हमें जानकारी आधी अधूरी देता है, पूरी नहीं दे पाता। चलो अब करना क्या है, क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए। आपके सामने दो पेयर ऑफ डाइस दिए, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ये है डाइस नंबर 1 और ये है डाइस नंबर 2। अब ये 2.2 वाला केस क्यों है, क्योंकि सर यहां भी 2 3 लिखा हुआ है, सर यहां भी 2 3 लिखा हुआ है। तो अब दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, आपने क्या करना है सर, क्योंकि 2 और 3 कॉमन है और 1 और 5 अलग अलग लिखा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूं कि सर 1 का दुश्मन 5 है ऑटोमेटिकली। भाई क्योंकि अलग अलग क्यों दिया है, क्योंकि वो दुश्मन है। आपको चेक करना है आप कर लो, लेकिन वो दुश्मन है, 1 और 5 दुश्मन आएंगे। अच्छा, यदि कोई आपसे पूछता है इसी में कि 2 और 3 के लिए कौन दुश्मन होगा, तो आपका आंसर होगा सर 1 और 5 तो बैठे हुए हैं, तो बचे कौन सर 4 और 6। लेकिन इसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, हमारा क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। और यही मैंने आपको समझाया है। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपको प्योर तरीके से या सही तरीके से जानकारी दे उसका इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा। प्रश्न क्या है कि भैया इस डाइस को आपने रोल किया, घुमाया, और आपके सामने ये 4 ऑप्शन है कि कौन सा वाला हमारा आंसर हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, आपको एक चीज पता चल चुकी कि 1 और 5 दुश्मन आ रहे हैं, और हम ये भी पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि जो दुश्मन होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते। यदि आप दोस्त हैं बिल्कुल बैठो, लेकिन यदि आप दुश्मन हो तो आपको साथ में बैठने का कोई हक नहीं है। यहां देखिए 1 और 5 साथ में बैठ गए, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा, फिर सर यहां, सर यहां, सर यहां। अब देखो बच्चे जो होते हैं वो इसको देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं ना, इसी की मदद लेनी है। देखो दोस्त, हमेशा याद रखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यदि मान लो, बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि 1 और 5 दुश्मन है। सोच के देखो कि यदि 1 और 5 दुश्मन है और वो यहां बैठे हुए हैं, तो इसका ये मतलब है कि उनकी दुश्मनी है, लड़ाई चल रही है, इसलिए अपन ने इस पासे को मना कर दिया। अब इस पासे में क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो पासा है, इसमें नंबर 1 और नंबर 5 क्या तुम्हें सामने नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों अंक 1 और 5 कहां चले गए भाई साहब? इस पासे में 1 और 5 सामने ही नजर आ गए, आगे ही नजर आ गए। यानी कि ये लोग लड़ाई जो कर रहे हैं 1 और 5, अपनी जो दुश्मनी निभा रहे हैं, ये सामने ही दिखा दिए इन्होंने। लेकिन इस पासे में 1 और 5 कहां चले गए साथ में? बेटा 1 और 5 चले गए हैं पीछे की तरफ। मैंने आपको समझाया था ना कि पासे में टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, 3 सामने से नजर आते हैं और 3 पीछे होते हैं। भाई ये जो डब्बा है जिसको मैंने पासा बोला था, इसमें आपको नजर कितने आ रहे हैं? सामने से 3, पर इसके पीछे भी तो है ना, 1 2 और 3 होते तो 6 हैं। तो मान लो यदि 1 और 5 आपको सामने नजर नहीं आ रहा, तो भैया वो कहां गया होगा? पीछे गया होगा। और भैया यदि दुश्मन हो तुम, तो चाहे तुम आगे साथ में फंसो, चाहे तुम पीछे साथ में फंसो, यदि साथ में हो तो धूम तो मचाओगे, लड़ोगे ही। इसका मतलब 1 और 5 सर यदि हमें यहां सामने नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये 1 और 5 पीछे जाके लड़ाई कर रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, मतलब दुश्मनी तो वो वहां भी निभा रहे हैं। भाई साहब जहां भी दुश्मन साथ में जाएंगे धूम तो मचाएंगे, और हमें दुश्मनों को साथ में आने ही नहीं देना था। यहां दुश्मन 1 और 5 सामने आ गए, यहां 1 और 5 दुश्मन पीछे चले गए। इस वाले ऑप्शन में भी देखिए, क्या तुम्हें 1 और 5 नजर आ रहा है? नहीं, इसका मतलब 1 और 5 दोनों लोग पीछे जाके धूम मचा रहे हैं। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम साथ में रहोगे तो चाहे कहीं भी रहो, चाहे दिल्ली हो या बॉम्बे, क्या था वो गाना था, यही मिलेगा मुझे, ऐसा कुछ गाना था। आप कहीं भी रहो, यदि दुश्मन साथ में हो तो लड़ने वाले तो हो। दुश्मनी रोकने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है सर? इन दोनों में से ना एक को अलग रख दो, एक को अलग रख दो, यानी कि एक को सामने पटक दो, एक को पीछे पटक दो, ऐसा वाला सीन क्रिएट कर दो। देखो यहां ध्यान से, अपन ने 1 और 5 में से 5 को रख लिया और एक को छोड़ दिया कि तुम जाओ पीछे। इसका मतलब लड़ाई से अपन ने इनको रोक लिया। लड़ाई रोकने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? दोनों को अलग कर दो। इसीलिए ऑप्शन एक्सेप्टेबल है। अब मुद्दे वाली बात यह है कि मेरा बस इस पूरे क्वेश्चन कराने का जो सार है वो ये है कि कभी भी आप ना इसकी मदद मत लें जो कंफ्यूज करे, उसी की मदद लें जो आपको सही सलाह दे। दैट्स इट।
ठीक है, चलिए नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है, जो कर लें। अपन पियेंगे दोस्त पानी, ठीक है, अपन क्या पियेंगे, पानी। चलो अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि आपके सामने फिर से मैंने 2 पासे रखे हैं। अब आपका जो माइंड है वो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर 3 नंबर है, 3 नंबर है, 2 कॉमन है, ए बी सर यहां भी है, सर ए बी यहां भी है, और ये तीसरा नंबर अलग अलग है, तो ऑटोमेटिकली ई का दुश्मन कौन है दोस्त? एफ है। अब क्योंकि यहां से हमें ई और एफ की दुश्मनी पक्का पक्का पता लग गई, तो हम इसी की मदद से सारे आंसर्स देखेंगे। बाकियों के दुश्मन देखने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? देखो, क्या ये वाला ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ई और एफ मैं सबके बारे में यहां लिख देता हूं, देखो ध्यान से। ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर ई और एफ अपनी अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं, सामने ही निभा रहे हैं, ये काट दो। सर ये वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ई और एफ अपनी दुश्मनी पीछे जाके निभा रहे हैं, दोनों लोग कहां चले गए? पीछे ना, तो दुश्मनी तो सर यहां भी निभा रहे हैं। सर ये आंसर भी नहीं होगा क्योंकि ई और एफ दोनों ही अपनी दुश्मनी कहां निभा रहे हैं? सर पीछे निभा रहे हैं। हमें तो दुश्मनी चाहिए नहीं है ना, दुश्मनी तो रोकनी है। तो सर ई और एफ में से हमने ई को यहां अलग कर लिया, यानी कि अब यहां दुश्मनी नहीं निभा पाएंगे क्योंकि ई आ गया, एफ चला गया पीछे। इस तरीके से आपको दिखना है, यहां सामने दुश्मनी है, यहां पीछे है, यहां पीछे है। हमें तो दुश्मनी से मना है, मतलब कान पकड़ने दुश्मनी नहीं चाहिए, अपन चाहिए शांति वाले आदमी। तो अपन ने इन दोनों को तोड़ दिया, ई को अलग रख दिया, एफ को। आपका लॉजिक बस इतना होना चाहिए कि दुश्मन साथ में ना दिखें, दुश्मन साथ में ना दिखें, चाहे वो सामने हो चाहे पीछे हो, या तो सामने दिखेंगे या पीछे दिखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आप केस नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका क्या हो सकता है सर? ये हो सकता है जैसे कि आपके सामने फिर से 2 पासे दे दिए गए, तीसरा पाशा भाई याद है आपको? कौन सी मूवी पाशा भाई वाली? धमाल थी, धमाल, कैलाश पाशा भाई, ठीक है, वो कैलाश का ढाबा पर लाश का ढाबा लिखाया जाता है। अब मुद्दा ये है कि अगेन आपको 2 पासे दिए गए हैं और तीसरा पासा जो है वो क्या है? प्रश्न वाला है। सबसे पहले क्या देखिए, क्या इसमें हम 2.1 वाला केस लगा सकते हैं? 1 कॉमन वाला सीन तो है नहीं है सर। यहां हमारा लगेगा कौन सा वाला केस? 2.2। कारण क्या है? क्योंकि यहां 2 लोग कॉमन है, 1 2 1 2, तो ऑटोमेटिकली 3 और 5 क्या फंस गए आपस में? दुश्मन। अब बस इसी को यूज कर लेना है, 3 और 5 क्या फंस गए? दुश्मन। अब हमने कहा ठीक है सर, 3 और 5 दुश्मन है, इतनी बातें याद रख ली। यहां इस पासे में नंबर 6 लिखा है और 2 खांचे तुम्हारे पास भरने के लिए दिए गए। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन है 3 5। अरे पहला वाला तो गलत ही होगा ना, आपको तो पता है कि 3 और 5 दुश्मन है। यदि मैं उनको उठा के यहां लिख दूं 3 और 5, ऑप्शन को उठा के लिख दूं 3 और 5, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि दोनों दुश्मन तुमने साथ में रख दिए और वो भी सामने रख दिए, तो लड़ाई तो हो रही होगी। इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 और 2, मतलब इसका ये कहने का मतलब है यहां रख दो 1, यहां रख दो 2। अरे पागल हो गए हो, यदि तुम इन दोनों को यहां 1 और 2 को रख दोगे तो ये जो दुश्मन है तुम्हारे 3 और 5, ये कहां चले जाएंगे बेटा? यदि तुमने 1 और 2 को यहां पटक दिया, इसका मतलब ये दोनों कहां चले गए? पीछे चले गए, क्योंकि आगे तो जगह बची नहीं, पीछे, और वो भी साथ में गए हैं, तो भैया लड़ाई तो कर रहे होंगे। इसका मतलब हम ये वाला ऑप्शन भी नहीं ले पाएंगे सर। अच्छा सर, तीसरा ऑप्शन क्या है सर? तीसरा ऑप्शन है 1 और 4, मतलब यहां रख दो 1 और यहां रख दो 4। सर तब भी दिक्कत है, क्योंकि यदि हमने आगे 1 और 4 और 6 को रखा हुआ है, इसका मतलब 3 और 5 कहां एडजस्ट कर रहे होंगे सर? पीछे। और वही बात है, दुश्मन है तो लड़ तो रहे होंगे, इसका मतलब सर हम इसको भी नहीं ले सकते। फाइनली हमने ऑप्शन ले लिया कौन सा? 4th ले लिया, क्योंकि इस ऑप्शन में हमें बोला गया है कि एक जगह रख दो 3 और एक जगह रख दो 4। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने दुश्मनी में से 3 को हटा दिया है। इसका मतलब 3 को आगे रख दिया, 5 को मैंने पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब ये दुश्मन लड़ नहीं पाएंगे। और यही हमारी पूरे चैप्टर की कहानी होती है कि चाहे जो भी दुश्मन आपको नजर आए, उनको साथ में मत रखिए, क्योंकि दुश्मन ही आपकी इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ओके दोस्त, चलो आई होप ये बात समझ रहे होंगे। अब आता है हमारा केस 2.3। केस 2.3, जब मैंने आपको जब मैंने आपको केस 2 बढ़ाया तो 2 का मतलब था कि आपके पास 2 पासे दिए जाते हैं। फिर मैंने आपको बढ़ाया इसमें 2.1 कि इन दोनों पासों में कोई एक अंक कॉमन है। फिर हमने पढ़ा केस 2.2 जिसमें इन दोनों में कोई 2 अंक कॉमन फंसते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं केस 2.3 जिसमें इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, यानी कि आपके पास 2 पासे आएंगे जरूर, पर इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, जैसे कि आपके सामने।
ये दोनों पासे आपको नजर आ रहे हैं, इसमें लिखा है 1 2 3, इसमें लिखा है 4 5 6। क्या कोई चीज कॉमन है दोस्त? नहीं है ना। तब क्या करना है, तब आपको एक लॉजिक इस्तेमाल करना है जिसको हम बोलते हैं जनरल डाइस या फिर स्टैंडर्ड डाइस। अब ये क्या होता है समझाते हैं, समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये है हमारा केस 2.3 और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब भी आपके पास, प्लीज समझिएगा, पहले ये केस जो है उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या, कि जब भी कोई पासा डिजाइन किया जाता है, कोई भी पासा जब हम डिजाइन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो हम क्या करते हैं, पासे का डिजाइन इस तरीके से रखा जाता है कि या तो वो बनता है एक नॉर्मल सा डाइस या फिर बनता है वो जनरल डाइस। सर इसका क्या सेंस है? मान लीजिए ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, मान लो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। अच्छा, डाइस से पहले जैसे मैं तुमसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल ये जो फ़ोन है, यार इसको छोड़ दो, फ़ोन की बात नहीं करते हैं, मान लीजिए टी शर्ट है। फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट मान लीजिए नाइकी की है, जो कि नहीं है, नहीं तो वो लोगो लगा होता, नाइकी, नाइक, जो भी आप बोलते हो, स्टैंडर्ड ब्रांड है। उसका रेट फिक्स होगा या फिर उसका जो रेट है वो चेंज होता है। जैसे अपन शॉपिंग मॉल में जाते हैं, ब्रांड की कोई शर्ट लेकर आते हैं, टी शर्ट लेकर आते हैं, तो उसका जो रेट होता है मान लीजिए 500 रुपये है, 1000 रुपये फिक्स होता है ना। क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? नहीं। लेकिन यदि मान लीजिए वही टी शर्ट नाइकी की ना होकर कोई लोकल है, जनरल सी कोई टी शर्ट है जो तुमने रेडी वाले से ली, बाहर वाले से, तो तुम क्या करते हो, बार्गेनिंग करते हो। भाई साहब ने बोला कि भैया ये तो है 500 की टी शर्ट, तुम बोलोगे 150 रुपया देगा, आप बोलते हो ना 150 रुपया देगा, ठीक है। तो ये बार्गेनिंग क्यों कर पाते हो? क्योंकि पता है तुम्हें कि ये जनरल चीज़ है, यानी कि इसमें चीज़ें चेंज हो सकती है। वहीं जो चीज़ स्टैंडर्ड की होती है, ब्रांड की होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यही कहानी होती है पासे में। दरअसल क्या होता है दोस्त, ये लिखा क्या है वो छोड़ दो, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। 150 रुपया देगा याद आ गया मुझे, ठीक है। जब आपके पास कोई पासा दिया जाएगा ना मेरे भाई, मान लीजिए मैंने आपको कोई पासा दे दिया, इसमें मैंने कोई नंबर लिख दिया 3 4 और 2, तो आपने क्या करना है, आपने 3 नंबर आपको होंगे ना, तो किन्हीं भी 2 नंबर को जोड़ लो। सबको नहीं जोड़ते, किसी भी 2 नंबर को तुमने जोड़ा। सर 4 और 3 7, ठीक है, 4 और 2 6, 3 और 2 5, ऐसे जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ने पर क्या होगा, जब तुम इनको जोड़ोगे, जोड़ने पर क्या होगा, आफ्टर जोड़ने पर या तो 7 आएगा या तो बच्चा जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, या तो जोड़ने पर सामने से 7 आएगा या तो जोड़ने पर सामने से 7 नहीं आएगा। अब कहानी ये है कि जब हमारा पासा स्टैंडर्ड होगा तो सामने से जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। यानी कि यदि तुम्हारा पासा स्टैंडर्ड वाला है, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, मानक पासा है, तो सामने से जोड़ने पर 7 नहीं आता। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड में सामने से जोड़ने पर सामने से 7 नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, फिर बेटा अपोजिट वाले जोड़ने पर 7 आएंगे, अपोजिट वाले जोड़ने पर 7 आएंगे, विपरीत वाले जोड़ने पर 7 आएंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूं, ठीक है, सुन लीजिएगा ध्यान से। अपन ने क्या किया, ये लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है मान लीजिए 4। अपन ने क्या किया, जोड़ने का प्रयास किया। सर 4 और 2, तीनों को नहीं जोड़ते, सर 2 को जोड़ते हैं। 4 और 2 सर 6 बन रहा है, सर 2 और 1 सर 3 बन रहा है, 4 और 1 सर 5 बन रहा है, 7 तो बन नहीं रहा। इसका मतलब सामने से 7 नहीं बन रहा। यदि सामने से 7 नहीं बन रहा तो पीछे से 7 बनेगा। एक जगह से 7 जरूर बनता है, या तो सामने से या पीछे से। अब क्योंकि सर सामने से 7 नहीं बन रहा है, इसका मतलब पीछे से 7 बनेगा, ठीक है। सामने से 7 नहीं बन रहा, सामने से 7 नहीं, इसीलिए भैया कहां से 7 बनेगा, पीछे से इसको 7 बनना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 1 के विपरीत, 1 के दुश्मन के तौर पे कौन आ जाएगा, 6, क्योंकि 6 और 1 7। सर 2 के विपरीत, 2 के दुश्मन के तौर पर कौन आएगा सर, 5, क्योंकि 5 और 2 7। सर 4 के दुश्मन के तौर पर कौन आ जाएगा, 3, क्योंकि 4 और 3 7। 7 जोड़ दो 7 और ये 7 जोड़ने पर 7 आ रहा है। इस तरीके से काम चलता है और ये तभी होगा जब हमारा पासा कैसा होगा, स्टैंडर्ड। कैसे पता करते हैं, सामने से जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड है। अच्छा, इसके विपरीत, ये बात समझ गए आप, गुड। इसके विपरीत मान लीजिए मैंने आपके सामने जो पासा बनाया था उसी को बना देता हूं कि सर यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 2। अब मैं यदि आपको सामने से जोड़ने को बोलूं तो यही हमें पता चल रहा है कि सर 4 और 3 क्या आ गया, 7। अब दोस्त यदि सामने से ही 7 आ रहा है, सामने से 7 बन गया, इसका मतलब ये पासा जनरल है, इसमें कोई चीजें, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इसमें चीज फिक्स नहीं। अब इसका क्या सेंस है, इसका मतलब ये है कि यदि मैं तुमसे पूछता हूं कि भैया यहाँ 2 का अपोजिट क्या आएगा,
या 3 का अपोजिट क्या आएगा, या 4 का अपोजिट क्या आएगा, या 5 का, किसी भी चीज़ को मैं पूछ लूँ तो यहाँ कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। हालांकि तुम इतना ज़रूर कह सकते हो कि सर जो लोग सामने बैठे हैं ये तो आपस में दोस्त हैं, ये तो वैसे ही चिपके हुए हैं, तो ये तो आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे, तो जो लोग बच गए वो सारे लोग दुश्मन हो सकते हैं। यानी कि यदि मैं पूछूं 2 का दुश्मन कौन कौन हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर 1 हो सकता है क्योंकि यहां मौजूद नहीं है, सर 5 हो सकता है क्योंकि यहां नहीं, और 6 हो सकता है। सेम 3 के साथ होगा। 3 के लिए कौन कौन ऑप्शन है सर, 1 5 6, सेम ऑप्शन होंगे 1 5 6। बस ये लोग आपस में दुश्मन नहीं हो सकते क्योंकि ये तो पहले से बैठे हैं। लेकिन 2 के लिए भी सेम ऑप्शन, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। इस तरीके से रहता है जब आपका डाइस जनरल डाइस बन जाता है। थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। हालांकि जो सामने आपकी थ्योरी लिखी है आप देख सकते हैं कि ये तो सिर्फ डेफिनेशन है ताकि आप नोट्स बना सकें। एक्चुअल सेंस क्या होता है दोस्त, एक्चुअल सेंस हमेशा वही होता है जो मैंने आपको बताया। कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे, अरे भैया ऊपर जाना है तो आगे बढ़ो ना, कैसे पहचानेंगे जनरल की स्टैंडर्ड। हिंदी में बोलते हैं स्टैंडर्ड का मतलब मानक और जनरल का मतलब सामान्य। जैसे कि ये वाला पास है, देखो आप जोड़ दो सामने से, क्या जोड़ने पर 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4 और 3 7, यानी कि सर सामने से ही 7 आ रहा है, 7 तो सामने ही बन गया। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये डाइस हो गया हमारा जनरल, हिंदी में सर बोल सकते हैं हम सामान्य। ओके, पहले तो ये पता करते हैं। सर इसमें 7 सामने से आ गया, सर देखो 7 7 7, इसका मतलब सर 7 आ गया सामने से, तो सर ये भी क्या है, जनरल है। सर इसमें बेटा, इसमें देखो इसमें नहीं आ रहा है, सबको मत जोड़ देना, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी कि सर यहां सामने से 7 सामने से नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है स्टैंडर्ड। यस, दिस इज स्टैंडर्ड। सर इसमें देखो सर 5 और 2 7, सर यहीं बन गया 7, इसका मतलब ये भी कैसा है दोस्त, 7 सामने से आ गया, इसका मतलब ये एक जनरल डाइस है। पहले तो ये पता किया। अब कैसे जनरल और स्टैंडर्ड की हमें बातें करनी। यदि आपका डाइस स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें 7 सामने से नहीं आया तो 7 हमें बनाना पड़ेगा पीछे से। इसका मतलब सर 1 के लिए 6 होगा, 2 के लिए सर 5 होगा और 4 के लिए 3 होगा। ये हो गया फिक्स क्योंकि जोड़ने पर 7 आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये जनरल डाइस है, इसमें कुछ चीजें फिक्स नहीं होती, बस इतना फिक्स है कि जो लोग साथ में बैठे हैं ये लोग अब दुश्मन नहीं बनेंगे। 1 2 और 6 एक साथ रहेंगे, और जो अपोजिट हैं 3 4 और 5 ये इसके पीछे रहेंगे, दुश्मन बन सकते। 3 4 और 6 ये साथ में है, अपोजिट कौन कौन बच गया, 1 2 और 5, 1 2 और 5 साथ में है, तो बचे कौन, 3 4 और 6। इस तरीके से जनरल और स्टैंडर्ड की बात होती है। अब ये जो जनरल और स्टैंडर्ड की बात मैंने आपके सामने साझा की है, ये इसीलिए की है ताकि आपके पास कहानी ऐसी फंस जाए कि भैया 2 डाइस हों और दोनों डाइस में कोई भी चीज कॉमन ना हो। जैसे कि अभी आपके सामने उदाहरण पेश किए जाएंगे। ये है जैसे कि भाई साहब आपके सामने एक प्रश्न है, मैंने आपके सामने 2 डाइस दिए, ठीक है, यानी कि हमारा केस 2 है। अब केस 2 में 2.1 क्या था कि इनके बीच में कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। कहाँ की कॉमन है, कुछ है ही नहीं। यहाँ 1 3 5 लिखा है, यहाँ 2 6 4 लिखा है। अच्छा, केस 2.2 क्या था कि दोनों के बीच में कोई 2 चीजें कॉमन होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। ये तो केस 2.3 है जब कुछ भी इनमें कॉमन है ही नहीं। अब भैया यदि इनमें कॉमन कुछ है ही नहीं, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो फिर आपको क्या चेक करना है, या तो ये चीज हो जाएगी स्टैंडर्ड मानक, स्टैंडर्ड है ना, या तो हो जाएगी जनरल सामान्य। किसी भी पासे से चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसका लगाएगा इसका लगाएगा, सेम ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखो 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 4 6 10, कहीं से कहीं 7 नहीं बन रहा। यानी कि आप बोल सकते हो कि सर यहाँ सामने से जोड़ने पर 7 तो नहीं बन रहा। इसका मतलब ये कौन सा हो गया दोस्त, स्टैंडर्ड हो गया, क्योंकि अब ये 7 कहां से बनाएगा, पीछू से बनाएगा। तो बस बढ़िया सी बात आपके सामने आ गई, फिक्स हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 के लिए कौन होगा दुश्मन सर, 2, 5 के लिए सर सॉरी 3 के लिए 4 होगा, 5 के लिए 2 होगा और 6 के लिए 1 हो जाएगा। आपसे जो प्रश्न पूछा जाए आप बता सकते हैं कि कौन किसका दुश्मन है। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। अब जैसे ये है क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब पिछले वाले में। अब यहां सामने से 7 आ रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो 5 और 2 7, 6 और 1 7, किसी से भी चेक कर सकते हो। यानी कि सर यहां सामने से 7 फंस रहा है, सामने से 7 आ रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा डाइस, जनरल डाइस, या इसी को हम बोल सकते हैं हिंदी में सामान्य पासा। तो यहां तुम ये नहीं कह सकते कि सर 5 का दुश्मन 2 होगा, 1 का 6 होगा, यहां ये नहीं कह सकते। तो फिर क्या बोलोगे, यहां आपको बोलना पड़ेगा सर 2 3 और 5 हमेशा साथ में रहेंगे क्योंकि वैसे ही साथ में। और इसके दुश्मन के तौर पे कौन कौन हो सकता है सर, 1
6 और 4 हो सकता है। अच्छा, कौन एग्जैक्टली किसके साथ बैठा होगा ये हमें नहीं पता, तभी तो उसको हम जनरल बोल रहे हो ना। बस हम इतना बता सकते हैं कि ये लोग जो ग्रुप बनाए हैं ये इसके अपोजिट होंगे, पर एग्जैक्टली कौन किसके अपोजिट होगा हम उसके बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें नहीं पता। दैट्स वाई वो जनरल डाइस है। ठीक है, चलो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आपके साथ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सामने से आपको दिख रहा है भैया कि ये जुड़ने पर 7 बनाएगा। ध्यान से देखिए आप, 5 और 2 7, आ जाओ, 5 और 2 7, इसका मतलब ये क्या है सर, सामने से 7 बन गया। लीजिए, सामने से 7 बन गया। अब भैया यदि तुम सामने से ही 7 बना दिए हो, सामने से ही 7 बना दिए हो, तो इसका मतलब ये तो जनरल डाइस हो गया। हाँ या ना, जनरल डाइस हो गया ना। और यदि ये जनरल डाइस है तो सर वही बात है ना कि 2 5 और 3 रहेंगे साथ में, और बचे 1 4 और 6। हाँ, यदि स्टैंडर्ड होता तो फिर कहानी कुछ और होती। क्लियर? तो आई होप जनरल, मानक, स्टैंडर्ड ये क्या होते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहां हमारा केस याद रखिए, केस 2 खत्म होता है। हमने टोटल जब ये चैप्टर शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कि 2 डाइसेस होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। जब क्लोज डाइस हमने पढ़ना शुरू किया, फॉर एग्जांपल ये क्लोज की बात की, तो क्लोज में भी मैंने बताया कि 3 केस होते हैं। पहला केस जबकि आपके पास केवल एक ही डाइस दिया जाएगा, दूसरा केस जबकि आपके पास ऐसे 2 डाइस दिए जाएंगे, और तीसरा केस होता है जबकि आपके पास 2 से ज्यादा मिलेंगे। हमने केस 2 निपटा दिया है, उसका मतलब था कि आपके पास 2 डाइसेस मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कौन सा वाला केस, केस नंबर 1। और केस नंबर जो 1 है दोस्त, आ जाओ, हाँ, केस नंबर 1 है वो है जब आपके पास कितने डाइस होंगे, केवल 1 पोजीशन दी जाएगी, मतलब आपके पास केवल एक पासा होगा। बेसिक सी बात इतनी है, एक पासा दिया जाएगा और उसी पासे से प्रश्न पूछेंगे। अब मान लीजिए मैंने आपको ये पासा दिया और मैंने आपसे पूछा बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा, या मान लीजिए 3 के अपोजिट, कुछ भी पूछ लिया, 3 के अपोजिट कौन होगा, 4 के अपोजिट। अब दोस्त इसमें पता है क्या करना है, कुछ नया नहीं करना, जो तुमने सीख लिया है बस उसी का इस्तेमाल करना है। जब भी आपके पास केवल एक पासा हो तो बस आप एक ही चीज चेक कर लो कि वो पासा सामान्य है, यानी कि नॉर्मल है, जनरल है या स्टैंडर्ड। बस इतनी सी बात चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस एक ही चीज चेक करनी है कि दैट द गिवन डाइस इज स्टैंडर्ड और नॉर्मल, दैट्स इट। यानी कि आपको इनका सम चेक करना है, क्या सामने से जोड़ने पर 7 बन रहा है। तीनों को नहीं जोड़ना है, 3 2 5 और 1 6 ऐसा नहीं करना, बस 2 2 को जोड़ के देखो, 2 2 को, क्या 2 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 3 2 5 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 7 तो नहीं बन रहा। इसका मतलब सर सामने से 7 नहीं है, सर सामने से 7 तो नहीं है, तो फिर क्या है बेटा, इसका मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि सर 1 का दुश्मन 6 हो जाएगा, 2 के लिए सर 5 हो जाएगा, 3 के लिए 4, क्योंकि अब इनको जोड़ने पर कितना आएगा सर, 7 ही आएगा ना, 6 1 7 5 2 7। बस इतनी सी बात है। यानी कि यदि आपके पास केवल एक पासा है तो उसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ते हो, स्टैंडर्ड और जनरल की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। क्लियर? चलो, गुड इनफ। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। ये लीजिए एक और प्रश्न, 4 2 6 ये लिखा हुआ है, बताइए क्या जोड़ने पर 7 आ रहा है, क्या जोड़ने पर 7 आ रहा है। अरे भैया नहीं आ रहा है, 4 और 6 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 4 और 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 और 2 8, मतलब कि सामने से 7 तो भैया यहां भी नहीं आ रहा है। तो फिर सर ये तो स्टैंडर्ड हो गया ना, स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका मतलब 6 का अपोजिट 1 बनेगा, 2 का 5 बनेगा और 4 का 3 बन जाएगा सर। ठीक है, समझ लेना की याद आ गई। प्रश्न में बस आपको एक ही चीज चेक करना है, यदि आपके पास सिंगल डाइस दिया है तो कि भैया आप स्टैंडर्ड हो या नहीं हो, दैट्स इट। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखो ये जो प्रश्न है ये जरूर आपके सामने जो रखा गया है, इसमें आपको बोला गया है एक जनरल डाइस के बारे में। क्यों? क्योंकि मुझे सामने से ही जोड़ने पर 7 मिल रहा है, 4 और 3 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा सर, सामने से ही 7 बन जाएगा ना सर। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका एक जनरल डाइस, जनरल डाइस, यानी कि हिंदी में से हम बोल सकते हैं सामान्य पासा। तो यहां कहानी बदल जाएगी। अब आपको बोलना पड़ेगा सर 3 5 और 4 का जो दुश्मन बन सकता है वो होगा 1 6 या 2। अब हमारे कुछ मित्रगण बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। भाई साहब कुछ हमसे पूछेंगे कि आपने बोला 3 का दुश्मन हो सकता है 1 6 2,
एग्जैक्टली बताओ कि 1 होगा कि 6 होगा 2, बट आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो। हमें ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलता है कि हम क्या टिक करने वाले हैं। आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे इसी प्रश्न में पूछ लूं कि 3 के लिए क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। मान लो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए कि भैया ऑप्शन नंबर में क्या लिखा है 1, ऑप्शन नंबर, ये याद रखना हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3 का अपोजिट। तो मैं इतना पता लग रहा है कि सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6, मैंने ऑप्शन दे दिए, 1 लिखा, 2 लिखा, 6 लिख दिया, और फिर मैंने चौथे में लिख दिया क्या बोलते हैं उसको, डू नॉट डिटरमाइन या नन ऑफ द अबव या सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, ऐसा लिख देते हम लोग। तो अब आपको आंसर ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई कंफ्यूजन है ना, 1 है, 2 है, 6 हमें खुद नहीं पता, सी एंड डी बोल दो। समझ रहा हूं? तो आप ना खुद से ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया कौन सा होगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने ऑप्शन ऐसे रख दिए कि सर ये ऑप्शन, सर 1 2, बी ऑप्शन है सर 1 6, सी ऑप्शन है सर 5 1, और डी ऑप्शन है सर 2 6। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 3 का अपोजिट क्या हो सकता है। तो अब आप एक चीज जरूर बोल सकते हो कि सर 3 के अपोजिट में 1 2 मतलब 1 2 और 6 होते, 3 के अपोजिट में 1 2 6 होते। सर यहाँ 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, ये काट दो। सर यहाँ 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, ये काट दो। सर यहाँ 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, ये काट दो। सर यहाँ 5 और 1 का कॉम्बिनेशन है, ये हो सकते हैं क्या, ये हो सकते हैं क्या। मतलब हम आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन निकालते हैं, आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। इस केस की बात हो रही है, आपको ऑप्शन देख के तलाशना होता है कि भैया हम जो ऑप्शन ले रहे हैं या जो हम आंसर बता रहे हैं वो कितना सटीक वहां बैठ सकता है। ठीक है, तो ये कहानी होती है इस पर्टिकुलर सेक्शन की। बाकी जितने आपने पहले पढ़े उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना, इनमें होती है ऐसी कहानी कि भैया आपको ऑप्शन देख के तलाशना पड़ता है। क्लियर? चलिए हाँ आगे बढ़ते। बस इतनी ही कहानी थी आपकी, इतनी सी ही कहानी थी आपकी, जबकि आपको केवल एक पासा दिया जाएगा। याद रखिए इस चैप्टर में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है केस नंबर 2, क्योंकि वो पूरे चैप्टर को कवर कर लेता है। आता है हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है दोस्त? केस नंबर 3 है, अरे अच्छा ये सारे लोग अभी गए नहीं है। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 है जबकि आपको 2 से ज्यादा पोजीशंस दी जाएंगी, या फिर ऐसे कह दूं कि 2 से ज्यादा डाइस दिए जाएंगे। पोजीशन डाइस की बात होती, ऑल्दो डाइस तो एक ही होता है, उसकी पोजीशन ही अलग अलग होती। 2 से ज्यादा, याद रखिएगा 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से ज्यादा होने चाहिए। और जब भी ये कहानी मिले कि भैया 2 से ज्यादा पासे हो, जब भी आपको ये कहानी मिली, आपका सबसे पहला काम क्या होगा? जब भी आपके पास 2 से ज्यादा पासे मिले, सबसे पहले आप कोशिश करो कि आप 2.1 वाला केस इस्तेमाल कर लो। 2.1 का मतलब ऐसे 2 पासे तलाश लो, ऐसे 2 पासे तलाश लो जिसमें 1 कॉमन लग सके, 1 कॉमन वाली ट्रिक इस्तेमाल हो सके। उदाहरण के तौर पर ये है, मान लीजिए हमारा पासा नंबर 1, ये है पासा नंबर 2, ये पासा नंबर 3। मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें इन तीनों पासों में, याद रखिएगा सबसे पहले 2.1 लगाने का सोचिएगा, मतलब ऐसे 2 पासे पकड़ो जिसमें आप 1 कॉमन लगा सकें। क्या इन तीनों में कोई ऐसे 2 पासे हैं जिसमें 1 कॉमन लगाया जा सके? तो एक हमारा मित्र था, उसने बोल दिया सर 1 और 3 को देखो आप, इसमें 1 2 3 लिखा है सर, इसमें 3 4 6, यानी कि सर नंबर 3 कॉमन मिल रहा है हमें, यानी कि यहां 2.1 लग सकता है, 2.1 लग सकता है। मैंने कहा लगाओ। 3 लिखा मैंने, सर 3 से घूमे तो सर 1 और आएगा सर 2, उसमें 3 से घूमेंगे तो बच्चा 6 आएंगे और 4 आएंगे, यानी कि 2 का दुश्मन 4 आ गया, 6 का दुश्मन 1 आ गया, तो 3 का दुश्मन आ गया 5। बहुत आसान हो गया सर, यहां तो हमारा काम आसान हो गया। आप कुछ भी पूछेंगे हम बता देंगे, वेरी गुड। अच्छा, गलती से यदि कोई हमारा बच्चा 2.1 की जगह 2.2 लगा देता, यानी कि इन दोनों को देखो आप, यहां 2.2 लग रहा है बेटा, 5 4 6 4 6 3। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां 2 चीजें कॉमन आ रही, 4 6 यहां है, 4 6 यहां है। बच्चा यदि 4 6 कॉमन है तो ऑटोमेटिकली 5 और 3 दुश्मन फंस जाएंगे, यही सिखाया मैंने आपको। 2 कॉमन का यही मतलब था, 5 और 3 दुश्मन फंस जाएंगे। मुद्दा यह है कि सर एक चीज तो 5 और 3 दुश्मन यहां भी दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बच्चा 2.2 का इस्तेमाल करेगा उसको एक चीज तो पता चल जाएगी, 5 और 3 दुश्मन है। लेकिन यदि उससे मैं पूछूं कि बच्चा 4 और 6 का दुश्मन कौन है,
याद रखिएगा, अभी तुमने मान लो 2.1 नहीं लगाया, सिर्फ 2.2 लगाया। एक चीज़ तो पता चल गई कि 5 और 3 दुश्मन है, लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि 4 और 6 का दुश्मन है, तो वो वाला बच्चा हमसे क्या बोलेगा, सर 4 और 6 का दुश्मन पता है क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 1 आएगा। मैं बोलूँगा पागल आदमी, 4 और 6 का दुश्मन 2 1 आएगा, वो हमें ही पता है, एग्जैक्टली बताओ। तो फिर आएगा हमारे सामने कौन सा वाला बच्चा, 2.1 लगाने वाला। वो बोलेगा सर 4 के लिए 2, 6 के लिए 1। तो आप ही बताओ ज़्यादा फायदे का सौदा क्या हुआ, 2.1 या 2.2? ऑब्वियस सी बात है 2.1। इसी वजह से जब भी आपके पास ऐसी कहानी मिले कि 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 कोई भी पासे आपको दे दिए जाएं 2 से ज़्यादा, ट्राई टू यूज 2.1, यानी कि सबसे पहले 2.1 लगाने का प्रयास कीजिए। मजबूरी फंसे तो फिर हम 2.2 की तरफ जाते हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका वही होता है, इसके अपोजिट क्या आएगा, उसके अपोजिट क्या आएगा, इनका दैट्स इट। आई होप जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ हमारा पासा, यानी कि जो पासे में कौन सा वाला हिस्सा आपका क्लोज वाला है ना, क्लोज वाला, ये क्लोज वाले पासे अपन ने कर लिए कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओपन डाइस, यानी कि आपके पासे को हम फाड़ देंगे, पासे को फाड़ेंगे, ठीक है, पासे को हम खोल देंगे और फिर हम बात करेंगे ओपन डाइस की। क्लोज में आप इतने से क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि आपको मैं कुछ क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, 1 2 और, जिसमें आपकी थोड़े से डाउट वो क्लियर हो जाएंगे, वो मैं आपको ओपन डाइस में ही बता दूंगा। एक एसएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको देखो बताता हूँ, तो जाओ इधर ही बता देने की प्रयास करता हूँ, बाकी मैं एक बार वहाँ भी बताऊँगा आपको, ठीक है। एक बार एसएससी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, पेन चालू है, हाँ चालू है। देखो एसएससी ने क्या किया कि एसएससी ने ऐसे एक क्वेश्चन रख दिया, 3, 9, 11, 4, 8 और 10। अब हुआ यूं, हमने बोला भाई तुमको क्या पढ़ाया गया है, तुमको ये पढ़ाया गया कि 2 पासे में या तो एक चीज़ कॉमन होगी या 2 चीज़ कॉमन होगी या कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक सर, एक चीज़ तो कॉमन कहीं से कहीं नहीं निकली, 2 चीज़ कॉमन भी कहीं से कहीं नहीं, सर दोनों पासों में कुछ कॉमन है ही नहीं। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब कौन सा केस लग सकता है, 2.3। लेकिन सर आपने 2.3 में तो ये बताया ना कि सामने से जोड़ने पर या तो 7 आए या ना आए। हमने कहा बात तो सही है, पर यहाँ सर जोड़ने पर 7 तो जिंदगी में ना आएगा, सोच के देखो। यानी कि जो 7 वाला स्टैंडर्ड मानक बोल रहे थे उसका भी कुछ हिसाब नहीं है। तो आप क्या करें, ये ऐसा क्वेश्चन एक बार एसएससी पूछ चुकी है। जब ऐसी सिचुएशन फंस जाए कि आपको कुछ समझ ना आए, तो देखो इसका सिंपल तरीका क्या होता है, ये माना जाता है, ऐसा होता नहीं है, ये मानते हैं। जो ऊपर वाला सरफेस होता है या जो ऊपर वाला क्या बोलते हैं उसको हिंदी में फलक, ऊपर वाला ऊपर वाले के अपोजिट हो जाता है, यानी कि 9 का अपोजिट आप 8 को बोल सकते हैं। सामने वाली फेस के अपोजिट हो जाती है, यानी कि 3 को अपोजिट किसके रख देंगे आप, 4 को। और साइड वाले के अपोजिट हो जाता है, यानी कि 11 और 10 अपोजिट हो जाते हैं। ये हम मानते हैं, याद रखिए ये माना जाता है, और वो भी उस सिनेरियो में जब आप अपने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर पा रहे तो मान लिया जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसके बाद हम मेनली जो बात करेंगे वो करेंगे ओपन डाइस को लेकर, क्योंकि ओपन डाइस से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो बस वही करेंगे। तब तक क्या करना है, मुस्कुराना है, लाइफ को, पढ़ाई को एंजॉय करना है, दोस्ती को भी एंजॉय करना है, क्योंकि यही मौके होते हैं सारे काम करने के। ठीक है, चलिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास पढ़ते रहिए। चलो, हैव अ नाइस डे बडी।